अगर बात करें तो हमने कहां से शुरू करना है, चैप्टर के नाम को जस्टिफाई मैंने कर दिया था। इन शॉर्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब फ्लो ब्रेक मत करिएगा, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में आए तो उन एलिमेंट्स को कहा गया ट्रांजिशन। इनको डी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहा है। इस पे आज के टेस्ट में आपको थोड़ा चेक भी किया जाएगा। अब आती है बारी इसकी सीरीज की, तो अगर याद हो गया हो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। पहली सीरीज क्या थी? 3D सीरीज। 3D सीरीज की स्टार्टिंग किससे थी? स्कैंडियम, और एंड किससे था? जिंक। उसके नीचे 4D सीरीज की स्टार्टिंग यट्रियम, और उसका एंड बताया ही नहीं मैंने। जिंक के नीचे कौन आता है? कैडमियम। तो उससे कैडमियम याद हो गया। उसके बाद वाली सीरीज लेंथनम से शुरू होती है, मरकरी पे खत्म होती है। उसके नीचे की सीरीज एक्टिनियम से शुरू होती है, जिस पे भी खत्म होती है आप खुद देख लीजिएगा। कुल मिला के चारों सीरीज का स्टार्ट और एंड आपको पता हो तो विल बी हेल्पफुल, राइट। अब इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर सीरीज में आप देख रहे हैं वही है। डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और एस में 1 to 2 कुछ भी हो सकते हैं। अब एस में इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 to 2 हैं तो वो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान में रख के किया है। अब मेरे को दिक्कत कहां आने वाली है? आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को कॉपर और क्रोमियम की बड़े आराम से बता दी, क्लास 11th में पढ़ाते ही यही है। लेकिन क्या कॉपर के नीचे सिल्वर और सिल्वर के नीचे गोल्ड मेरे को कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेगी? आई डोंट नो। यहां सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि आप ये सोचोगे जो कॉन्फ़िगरेशन निकल की है वही उसके नीचे वाले की है। नो, यहां ये समस्या आएगी, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन इज अ बिग डील हेयर। और मैं कहूं नहीं आता जेई में ना, आता है। सीधे कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, क्योंकि पता है यहां पे आपको कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आपकी मेमोरी हो। तो धीरे धीरे अब ये बात की आदत हम डालेंगे। अगर मेरे को 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन आती है, मेरे को पता है कि मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, निकल के नीचे आने वाले दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, नॉट नेसेसरी। बाकी पी ब्लॉक एस ब्लॉक में तो यही किया है ना हमने। पी ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन है पहले मेंबर की सबकी वही है। यहां पर ऐसा कोई कमेंट मैं नहीं कर रही। और वो जो थोड़ी देर पहले मैंने एनसीईआरटी का पेज दिखाया था उसमें एक एक की कॉन्फ़िगरेशन दी है। अब आपका काम होगा जो अपनी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं कर रहे उनको याद करना। निकल के नीचे ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या वो निकल की कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है ये चेक करना, उसके और नीचे। तो ये काम आपका होगा, इत्मीनान से आप करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद, कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस जानने के बाद अब मेरे पास आ गई बात, किसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? ये डेफिनेशन कौन तय करेगा? अभी तक तो मैंने वैसे बताया, लेकिन हाउ कैन आई डिफाइन अ ट्रांजिशन एलिमेंट? वो एलिमेंट जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बोल मैं ये रही हूं, लिखा हुआ कुछ और है। लिखा हुआ क्या है जरा उस पर ध्यान दीजिए। एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, बात एक ही है। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में तभी तो जाएगा जब उसमें थोड़ी जगह होगी। तो पार्शियली फिल्ड इज गुड टू गो। तो एलिमेंट्स जिसमें डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड शुड बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। स्कैंडियम का नंबर है 21, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। यस, डी इज पार्शियली फिल्ड। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s1। फिर तो ये ट्रांजिशन होना ही नहीं चाहिए था। अगर डी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाना तुम ढूंढ रहे हो तो बच्चों मुझे बताओ आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? ये मैंने पीरियोडिसिटी चैप्टर में एक्सेप्शनल या स्पेशल केसेस में कराया था कि तुम तो इसको भी एस ब्लॉक में डाल दोगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन तो इसमें एस में जा रहा है, बट ये एस ब्लॉक का नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से किसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 होने के बावजूद भी वो एस ब्लॉक में नहीं है? हम एकदम फैल जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पक्का प्रिंटर है, रॉन्ग क्वेश्चन है, ये गलत होगा, इसमें तो ग्रेस ही मिलेगा। NS1 होने के बावजूद भी ये एस ब्लॉक का मेंबर नहीं है। इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, उसके बावजूद भी ये एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। फिर हमको लगा यार प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्या पता है इसकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से मैच कर रही हो।
कॉन्फ़िगरेशन तो मैच कर रही है, हम कह देंगे पीरियोडिक टेबल के फ्लॉज हैं ये पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन है। ओके हमने जब इसकी प्रॉपर्टी चेक करी, ये बिल्कुल मैच कर रहा है पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट से। इसकी वही प्रॉपर्टीज हैं जो एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट मींस माय डेफिनेशन इज रॉन्ग। डेफिनेशन वो होनी चाहिए जो सारे डी ब्लॉक को मिला के काउंट हो सके, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे उसमें कवर हो सके। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन को बाय बाय बोला गया, राइट ये आपको +1 में पढ़ा दी जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट सारे वो एलिमेंट हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। फंस गए हम कॉपर, कॉपर छोड़ो, कॉपर के नीचे बाकी दो हैं गोल्ड सिल्वर, वहां भी गए, सिल्वर गोल्ड वहां भी सेम लॉजिक लग जाएगा। आपने तो तीनों उड़ा दिए, बट ऐसा नहीं है। यानी प्लीज इंप्रूव योर डेफिनेशन, करेक्टिफाई योर डेफिनेशन। तो नई डेफिनेशन क्या लाई गई? नई डेफिनेशन लाई गई एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड। व्हाट्स न्यू? ईदर इन देयर ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड मेरे को मिल जाने चाहिए डी ऑर्बिटल, या किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिल गया तो मैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकती हूं। तो कॉपर अड़ा था पीछे। अब कॉपर की ग्राउंड स्टेट क्या है? 3d10 4s1। यहां पार्शियली फिल्ड डी नहीं था, लेकिन अगर इसकी किसी स्टेबल या पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मेरे को पार्शियली फिल्ड मिल गया ना, तो इसको गिन लिया जाएगा। मिल गया 3d9। अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी पार्शियली फिल्ड मिल गया तो भी मैं उसको क्या कह सकती हूं? मैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकती हूं। अब मेरी क्लास बताए जिंक को लेके क्या विचार है। आई होप ये नोट हो गया सबके पास, ये तो कुछ खास था नहीं, फिर भी आप कर चुके थे। जिंक के बारे में क्या सलाह दोगे? जिंक की समीर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर है 30, राइट इट इज 4s2 एंड 3d10। मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूं, कल को कहीं लिखा आ गया तो आप लोग परेशान ना हो, लिख सकते हैं हमें से, हमें पता है कौन सा पहले भरा जाता है। क्या ये ट्रांजिशन होना चाहिए? नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन तो नहीं होना चाहिए। न्यू डेफिनेशन क्या कहती है? चलो जी इसमें नहीं है इसकी कोई एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन करते वक्त मैंने आपको कहा था जिंक इकलौती एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2, वो आपको अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। तो जिंक होता ही +2 है सिर्फ, वो अभी दिख रहा है क्यों? जैसे ही आप इसको +2 में लाते हो तो क्या आएगा आपके पास? इसमें भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। तो दोनों डेफिनेशन इसको इंक्लूड करने में फेल। जिंक के नीचे कौन आते हैं? कैडमियम और मरकरी। तो तीन एलिमेंट अभी भी तुम कवर नहीं कर पा रहे। अगर तुम तीन एलिमेंट अभी भी कवर नहीं कर पा रहे हो, फिर से चेक करो डेफिनेशन को, फिर से चेक करो प्रॉपर्टी को। तो पहले तो मैंने प्रॉपर्टीज मैच करी, सरप्राइजिंगली जिंक एंड इट्स फुल ग्रुप कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी उसकी ट्रांजिशन एलिमेंट से। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कलर दिखाते हैं, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट अक्सर किसी ना किसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं बहुत ज्यादा, प्लस उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इतनी सारी प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट। जिंक के पूरे परिवार में, पूरे तीनों चारों मेंबर्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली जो ट्रांजिशन से मैच करती हो। इट मीन्स माई डेफिनेशन इज एक्यूरेट। वो सिर्फ उन ग्रुप्स, उन एलिमेंट्स को कवर कर रही है जो जेन्युइनली ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहां से आज मुझे क्या पता चलता है? जिंक और उसकी फैमिली, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर जस्ट प्लेस्ड इन डी ब्लॉक टू मेंटेन सिमेट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर जहां पर जिंक के पूरे परिवार को रखा है वहां ना रखा होता तो उसके आगे नोबल गैस के नीचे नोबल गैस नहीं आनी थी, सल्फर के नीचे सिलीरियम नहीं आना था, फास्फोरस के नीचे उसका अगला मेंबर नहीं आना था। तो सारा पीरियोडिक टेबल मेरा बिगड़ जाता, इसीलिए जबरदस्ती जिंक की फैमिली को मेरे को वहां रखना पड़ा। अदरवाइज कुछ भी नहीं मिल रहा बच्चों। आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एस में जा रहा है, डी पार्शली फिल्ड मतलब ही नहीं, ना अपनी ग्राउंड स्टेट में ना अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसी भी डेफिनेशन से जिंक की पूरी फैमिली ट्रांजिशन नहीं है, और एक्चुअली देखा गया तो वो है भी नहीं, मैं क्यों उसको इंक्लूड करूं? सो माय डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल इज रॉन्ग।
ये गड़बड़ है पीरियोडिक टेबल की कि जिंक आपने जबरदस्ती वहां रखा है, बट ठीक है जी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे रख दिया और बाकियों की प्रॉपर्टी मैच कर रही, तो मेरी सिमेट्री मेंटेन हो रही है। क्लियर? तो स्कैंडियम इज, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, 1 मार्कर। स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट वेयर जिंक इज नॉट। कैसे एक्सप्लेन करोगे? अभी लिख नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए कि जिस दिन आप इसको पढ़ोगे सोचना पड़े। स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में इसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, लेकिन जिंक के अंदर ना तो इसकी ग्राउंड स्टेट में, चाहे आप इसकी ग्राउंड स्टेट ले आइए, राइट, ना तो इसकी ग्राउंड स्टेट में और ना ही इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी में भी डी जो है वो पार्शली फिल्ड नहीं है। तो आपको ये बोर्ड्स में या सब्जेक्टिव टेस्ट में एक्सप्लेन करना होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब न्यू और ओल्ड वर्ड नहीं लिखना है, डेफिनेशन एक ही है जो नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हर वो एलिमेंट जिसकी पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इवन इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ही हो सकता है। एंड एज शोन स्कैंडियम की तो ग्राउंड स्टेट में ही है D1, एंड जिंक की ना तो ग्राउंड स्टेट में है ना ही उसके 2+ में है। तो ये इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट को मैं खत्म करती हूं, या इस पार्ट को खत्म करती हूं कि कौन कहलाता है ट्रांजिशन और कौन कहलाता है नॉन ट्रांजिशन, और जबरदस्ती उसको हमने उसमें बिठा रखा है। एनी इशू नमन? कम करना है? आ गया सबके पास ये? अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन और डेफिनेशन को लेके आपसे कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, और अक्सर इसी के साथ चला के देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। मान रही हूँ नोट तो उस वक्त बहुत इजीली सबने कर लिया, और उसका मुझे एडवांटेज ये है आप लोग ध्यान से यहां सुने। अभी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसकी बात बाद में करेंगे, ये किताबी भाषा आपने लिख ली, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे है क्या ये। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया, मेल्टिंग पॉइंट का मुझे यहां कुछ वेरिएशन दिया है। व्हाट आई सी, पहली चीज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग काम करती है। पैकिंग 2022 तक बताई जाती थी क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर होता था, अब पैकिंग हटा दिए तो हम वो तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो मुझे पता है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड। अगर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेम विल बी एप्लीकेबल, डिट्टो सेम विल बी एप्लीकेबल टू बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंट होगा, वो अगली स्लाइड है। तो मेल्टिंग पॉइंट में मेरे को अब एक ही चीज ढूंढवा दो किसी तरह से, फोर्सेस किस में ज्यादा हैं। तो अब चलते हैं जी, फोर्सेस से पहले तो मेरे को बॉन्ड जानना है। तो बच्चों दो आयरन के बीच क्या बॉन्ड बना होगा? आयोनिक ना। दो कैटायन के बीच कब से आयोनिक बनने लग गया? कोवेलेंट, वो भी नहीं। तीसरे किस्म का एक बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड। दो मेटल के एटम्स के बीच मेटालिक बॉन्ड होता है। एक मेटल अपने चारों तरफ जितने भी और मेटल एटम्स हैं उनके साथ मेटालिक बॉन्ड बनाता है। मेटालिक बॉन्ड मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस पूरे में अगर आप देखें डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ठीक ठाक है। अब तो आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर कराए, आपको पता है कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 5 6 अनपेयर्ड भी मिलते हैं, एस वाला भी 1 है अगर तो। क्रोमियम देख लीजिए 3d5 4s1, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, उनको चाहिए निकल जाओ। मेटल का नेचर वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हर मेटल के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे। जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोटेशियम कैंची से कट जाता है, क्यों? अब पता लगेगा। स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, इट इज सॉफ्ट सॉलिड। वाई? एक ही तो अनपेयर्ड था, एक ही बॉन्ड। आयरन यूं मोड़ के देख लो, नहीं मुड़ेगा आपसे, क्यों? इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसपास के सारे आयरन के साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, तो एक आयरन के बहुत सारे और आयरन के साथ 5 बॉन्ड बने हुए हैं। तो कैन यू इमेजिन स्ट्रेंथ? सो अगर आपसे आज पूछा जाए कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। वाई? बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड के लिए अवेलेबिलिटी कितनी दे रहे हो तुम, एक या दो? वाई दे आर हार्ड मेटल्स जनरली? दे आर मतलब जो चैप्टर में हम हैं, जिस टॉपिक में हमें डी ब्लॉक, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। अगर आपने ये रीजन समझ लिया तो ये ग्राफ समझ लेंगे।
जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। सेम इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बट पहली सीरीज में, और यही सब कुछ ऊपर लिखा है, पहली सीरीज में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मिली मेरे को, और वो सवाल पूछा जा रहा है, मैंगनीज में सडनली डिप क्यों? अब मैंगनीज का डिप, और मेरे को लगता है मैंगनीज में अनपेयर्ड कहां से कम हो गए, 5 हैं। क्रोमियम में कोई मेरे को कहे 5 और 1, PD5 और 4s1। पे टाइटेनियम से ऊपर आए, अनपेयर्ड बढ़ा, अनपेयर्ड बढ़ा, मेटेलिक बॉन्ड बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्रोमियम में बढ़ा, क्रोमियम के बाद आपने एकदम डिप क्यों दिखा दिया? वाई देयर इज अ डिप? अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है वाई देयर इज डिप इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, सेम एग्जैक्टली सेम। अब इसके बहाने तुमको याद हो जाएगा मैंगनीज के नीचे टेक्नीटियम आता है। अब यहां पर आप देखिए, इसमें भी डिप है, इसमें भी डिप है। डिप की वजह क्या होगी मैंने लिख नहीं रखी। एनी गेस? है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्युटली राइट, कुछ तो वही चीज पकड़नी है मेरे को। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, जो कि क्रोमियम की भी थी, बट क्रोमियम की बोरो करके थी। मैंगनीज की अपने आप ही शुरू से स्टेबल थी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस को बहुत प्यारी होती है। न्यूक्लियस अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को इजीली रिलीज नहीं करेगा, जा बेटा मेटेलिक बॉन्ड बना, नहीं। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, यहां की बात कर रही हूं इस चैप्टर की, इट विल बी मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। अब मेरे को लिखने में क्या साइंटिफिक टर्म लिखना होगा? क्लोज टू न्यूक्लियस, या उसको जाने नहीं दे रहा है तो बोलने की बात है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे हर सूरत में ज्यादा लगेगा। मैं लिखूंगी कीवर्ड्स यहां पे अभी, पर समझें पहले। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंगनीज पे क्यों ज्यादा लग गया? क्योंकि मैंगनीज की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को न्यूक्लियस नहीं रिलीज करेगा। उसकी स्टेबिलिटी का रीजन है रेजिस्ट करेगा वो। इतने रेजिस्टेंस की वजह से मैंगनीज के मेटेलिक बॉन्ड बन ही नहीं पाए जो बनने चाहिए थे। सडन डिप मिल गया मेरे को, किसमें? उसके मेल्टिंग पॉइंट में। उसके बाद फिर ऊपर बढ़ा आयरन, और उसके बाद देखिए आयरन कोबाल्ट निकल में कोई खास फर्क नहीं आया, बहुत थोड़ा फर्क आया, आसपास ही है। सडन डिप मिला कॉपर में, सारे पेयर्ड, कॉपर में अनपेयर्ड क्या बचा? सिर्फ 4s में 1। तो इसका तो अपने आप ही देखिए टाइटेनियम के आसपास ही पहुंच गया। अच्छा, कुछ चीजें जो आपको नहीं भी लगेंगी, अटपटी लगेंगी, नहीं मैम एग्जैक्टली इतना होना चाहिए था, बच्चों पैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो सिलेबस से कट गई बहुतों की। और आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, बीसीसी सीसीपी टेबल में लिखा हुआ है, बट अब आप वो नहीं करेंगे। व्हाट इज बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। व्हाट इज सीसीपी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। व्हाट इज एफसीसी? फेस सेंटर्ड पैकिंग। ये सारी पैकिंग आपके हाथ से निकाल ली गई ना, बिल्कुल सिलेबस से काट देंगे, गलती से भी नहीं करनी, एडवांस में करनी वो मैं चैप्टर ही कराऊंगी सॉलिड स्टेट, जैसे पी ब्लॉक कराया। सो आपके लिए पैकिंग का रोल निकाल दिया गया, इसीलिए आपको सिर्फ एक एक मुद्दे पे समझना है। जिंक क्यों नहीं लिखा मैंने यहां? ये चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये चैप्टर है डी ब्लॉक जो हम पढ़ रहे हैं। जिंक इज नॉट डी ब्लॉक, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जब तक मैं ना कहूं, मैं ना पूछूं, जिंक आपके ट्रेंड में नहीं आना चाहिए। वो है ही नहीं, उसको हम पढ़ ही नहीं रहे, वो तो बस जबरदस्ती पीरियड टेबल में फंसा रखा है यहाँ पे। क्लियर सबको? तो अब इसका कीवर्ड आप लिख लीजिए। आज कीवर्ड आ गया, इसको सेंटेंस में आप डाल सकते हैं। आई प्रेफर आपके सेंटेंस में ये आए, ये बहुत कम बच्चे डालते हैं। सीधे बहुत स्टेबल है इसलिए कोई पार्टिसिपेट ही नहीं होगा, मेटेलिक बॉन्ड में कम होगा इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। अब तीसरी सीरीज में मैंने क्यों टंगस्टन को लेबल कर रखा है? एनीवन? हाईएस्ट। पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई मेरे से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो मैं बता सकूंगी, टंगस्टन। आपने कोई टंगस्टन का यूज सुना है? बल्ब फिलामेंट्स, क्यों वहां टंगस्टन यूज कर रहे हैं, आयरन क्यों नहीं यूज कर रहे? सस्ता भी पड़ जाता। मेल्टिंग पॉइंट, इतनी हीट प्रोड्यूस होनी है उसके अंदर, मुझे फिलामेंट वो चाहिए जो जल्दी मेल्ट ना हो, राइट? बहुत हाई वोल्टेज के बल्ब भी इस्तेमाल होते हैं। आई नीड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका जाके मिला मेरे को। ऐसे बहुत से और आपको इसी में एलिमेंट मिलेंगे। बुलेट शेल्स, बुलेट के शेल्स किससे बनते हैं? एयरक्राफ्ट बॉडी में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा है? ये सब तीसरी सीरीज के आसपास के मिलेंगे, धीरे धीरे आप यूज देखोगे तो। कि लाइटर्स का फ्लिंट, ये सब के सब जहां पर हाई टेम्परेचर डीलिंग है,
हाई स्ट्रेंथ चाहिए, वहां ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल सीन में आएंगे। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, फ्यूजन प्रोसेस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? मेल्ट होना, मैंने मेल्टिंग पॉइंट ही बात करी है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कोई पूछे तो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से बता लेंगे। ओके, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस, यही होता है ना। अगर मैं इस मेटल का सीधे आपसे बॉइलिंग पॉइंट बात करती तो बॉइलिंग पॉइंट में आप बोलते लिक्विड से गैस, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या? सॉलिड से आया होगा लिक्विड, लेट इट बी, बट मेरे को गैस तक जाना है, तो उस पूरी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? सब्लाइम कर रहा है। सब्लिमेशन में भी ट्रेंड तो सेम ही आना है, पहले सॉलिड से तो मेरे को लिक्विड ही बनाना है, लिक्विड के बाद मेरे को गैस बनाना है। तो अगला आपके पास हेडिंग आती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में आप क्या लिखते हो? नथिंग बट सेम ही है, ठीक है, सेम एज मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बात नहीं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये छोटा सा संधि विच्छेद करना था। एटोमाइजेशन एटम्स की बनने की प्रोसेस, आयोनाइजेशन पूछते हैं तो आयन बनने की प्रोसेस। तो एटोमाइजेशन का मतलब क्या है? आइसोलेटेड एटम्स के बनने की प्रोसेस। किसकी बात हो रही है? मेटल्स की। तो इस पूरे सेक्शन में जो मेटल्स की बात कर रहे हैं, वी ऑल नो इट इज सॉलिड। इसको सीधे किसमें कन्वर्ट करना है? एटम्स में। तो पहले तो मेटल किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। फिर मेटल किसमें कन्वर्ट होगा? गैशियस आइसोलेटेड अलग अलग दूर दूर एटम्स में। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक ही बात हुई। सॉलिड से सीधा दूर दूर ले जाके एटम्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यानी इन दोनों का सम। तो अगर किसी के पास एनसीईआरटी है वो लोग खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको मैं यहां बस दिखा रही हूं कि घर जाके उन्होंने इसका होमवर्क करना है, देखना है इसको। सेम ग्राफ है जो आप बना चुके हैं, एक छोटा सा फर्क है। जिनके पास एनसीईआरटी है वो मेरे को शायद फर्क बता पाएंगे। इसके लिए एनसीईआरटी अगली क्लास से, अभी तो मैंने ही नहीं बताया था, प्लीज लाना शुरू करिएगा। बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए अगर नहीं लाएंगे। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में सेम ये ग्राफ बना रखा है जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग पॉइंट में बना रखा था। एक छोटा सा फर्क है जो आप बच्चे एनसीईआरटी से देख के मेरे को बताएंगे। तो अपनी कॉपी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए यहां पर ग्राफ के लिए, बहुत थोड़ा सा। ग्राफ में आपको तीसरी सीरीज का ही बनाना पड़ेगा और कोई नहीं बनाना पड़ेगा। ग्राफ आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे और बस आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्या फर्क है, उसका क्यों नहीं पता होना चाहिए, क्यों नहीं बता सकते हम आपको बस इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि दोनों ग्राफ में एक ही फर्क है सिर्फ, बाकी वही डिप, वहीं पे डिप मिल रहा है, सब कुछ वही मिल रहा है। क्लियर है सबको? तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रेपिटेटिवली आस्क्ड इन योर बोर्ड्स, रेपिटेटिवली, मतलब हर साल का फिक्स है, क्योंकि ये चैप्टर करीबन 8 नंबर का है जितना मेरे को अंदाजा है बोर्ड्स में। तो हर साल के टिपिकल रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं। सो आई होप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ गया। नाउ टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, साइज। अब अगर मैं साइज की बात करूं, क्योंकि ये नोटेड है सभी के पास, तो लेट्स डू इट क्विकली, वन गो में अंडरस्टैंड करते हैं इसको। जब मैं 3D सीरीज की बात करती हूं तो साइज जो है स्कैंडियम से जिंक तक अक्रॉस द पीरियड जनरली डिक्रीज होता है। राइट, आई एम अगेन सेइंग जनरली। कहीं पर आप देखोगे लगभग सेम सा भी है, कहीं पर देखोगे ज्यादा डिक्रीज है, कम डिक्रीज है, वो इरेगुलरिटीज हमेशा मिलेंगी। बट जनरली शुरू वाले और आखिरी वालों को देखूं तो घट रहा है। ठीक है, शुरू से आखिरी वालों पे जाऊं तो घट रहा है। तो जनरली तो जो डिक्रीज ही मिला, बाकी कुछ आएगा एक्सेप्शन तो देखेंगे। डाउन द ग्रुप इसी सीरीज में अगर डाउन द ग्रुप में आए तो वो है इंटरेस्टिंग, वो है पढ़ाने को। तो 3D से मैं नीचे आई 4D में, 4D से नीचे आई 5D में एंड 6D में। क्या एक्सपेक्टेड है? एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ता जा रहा है, तो साइज बढ़ना चाहिए। और आप ये पी ब्लॉक में बड़े आराम से पढ़ के आ चुके हैं, नीचे जाके स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज पिचक जाता है, जितना होना चाहिए उतना होता नहीं। बस उसी बात को मैंने यहाँ अप्लाई करना है। बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉट ऑफ टाइम्स आस्क्ड इन जेई नीट, इस ग्राफ के ऊपर अच्छा क्वेश्चन मिलता है स्टेटमेंट वाला। ये ग्राफ छापे बिना ये यहां होना चाहिए। अगर आप पहली सीरीज देखें ब्लू कलर से,
जिंक में एब्रप्ट इंक्रीज क्यों हुआ हम कह सकते हैं, एब्रप्ट इंक्रीज हुआ है तो फुलफिल्ड है पूरा, 3d10 4s2 इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना बढ़ गया कि एकदम साइज बढ़ गया। लेकिन जिंक से पहले की बात करूं तो शुरू में तो साइज ठीक ठाक घटा, फिर बीच में आके दिख रहा लगभग सेम साइज हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा भी निकल के आसपास, राइट, निकल कॉपर के आसपास साइज बढ़ा, और जिंक तो खैर एब्रप्ट बढ़ ही रहा है। सो यहां पर आप देखें तो आपको ये ब्लू लाइन के कर्व पे कोई नहीं क्वेश्चन पूछ रहा खास, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। ये नहीं पूछा जा सकता आपसे कि ये यूं क्यों हुआ फिर बढ़ा क्यों, नोबडी विल आस्क यू दिस। सरप्राइजिंगली जब मैंने 4D सीरीज का कर्व बनाया, साइजेस पिकोमीटर में देखो बढ़े हैं, ब्लू वाली लाइन के साइजेस और रेड वाली लाइन के साइजेस सारे बढ़े हैं। तो यस, जब जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाएंगे साइज कंफर्म्ड बढ़ेगा विदाउट एन एक्सेप्शन। बट जहां आई 5D सीरीज कुछ अजीब ही हो गया। 5D सीरीज और 4D सीरीज के साइजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, 1-2 पिकोमीटर का गैप मिला तो मिला, बहुत ज्यादा सिमिलर हो गए साइजेस। वेरी सरप्राइजिंगली डाउन द ग्रुप में साइजेस सिमिलर मिले, जबकि एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है। ये मेरे लिए एसर्शन, रीजन, स्टेटमेंट सब में बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सोचते हैं क्या हुआ होगा, नोट आप कर ही चुके हैं, और नोट करते करते शायद थोड़ा दिमाग चलाओ या अब चले, पी ब्लॉक में भी सेम बात हुई थी। जैसे ही मैं 3D सीरीज की बात करती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है बच्चों, फिर मैं बात करती हूँ 4D सीरीज की, कॉन्फ़िगरेशन सेम सी है, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ा, साइज बढ़ा एज एक्सपेक्टेड, 3D से 4D में साइज बढ़ेगा। जैसे ही आप 4D से 5D सीरीज में आए, एक गड़बड़ हो गई, बीच में स्क्रीन करने कौन आ गए, 4F, पुअरेस्ट पॉसिबल स्क्रीन इज F। इतनी पुअर स्क्रीन के आने की वजह से क्या हुआ, वेरी पुअर स्क्रीन, उससे क्या हुआ, Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव इज द कीवर्ड, ध्यान रखना है। Z इफेक्टिव बढ़ते ही क्या हुआ, साइज इतना होना चाहिए था, श्रिंक होके इतना छोटा हो गया, इट केम आउट टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर। एक्सपेक्टेड तो मैं बड़ा सोच रही थी, मिला कितना, इतना छोटा। कुछ चीज जो यहां नहीं लिखी है अब लिखिए, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ ये जरूर लिखिएगा, Z इफेक्टिव का इंक्रीज होना। अगर आपके सब्जेक्टिव में आया, बोर्ड्स में आया, क्या कहानी लिखनी है मुझे नहीं पता, पहले मैंने आपको दिखाया था कि नहीं, ये लिखना है। जो ब्लू कलर से है हाईली इंपॉर्टेंट, जो ब्लू कलर से है उसके नंबर मिलेंगे अगर ये 1 मार्क में आया तो। इसको नोट करिए, नोट करते करते समझिए, फिर कुछ मैं समझाऊंगी आपको, नोट कर लीजिए पहले। क्विकली मूव डाउन द ग्रुप इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स from 3D to 4D series. Size increases as expected, but 4D to 5D, 4F electron comes into play. 4F being very poor shield increases Z effective. Therefore, size decreases and matches to 4D series. जहां मैंने एरो लगा के लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रखा है, पुअर शील्ड जो आप लिख रहे हैं ना, उसके आगे आप ब्रैकेट में इसको मेंशन कर सकते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शब्द क्या है आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, लेंथेनॉइड जब पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे। बट अभी से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शब्द आपकी डिक्शनरी में आ जाना चाहिए। 4F का बीच में आना, जिसकी वजह से साइज का श्रिंक होना, पुअर शील्डिंग ऑफ 4F को ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला गया है, ये समझ लीजिए अभी के लिए। बट जब भी इसका आंसर प्लान करेंगे, कहीं पर ब्रैकेट में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताना पड़ेगा, तब आपको 1 में से 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि इसके बाद ये तो आपने नोट कर ही लिया है। क्या आप लोग देख के बता सकते हैं 3D सीरीज में एटॉमिक साइज में सबसे बड़ा कौन, जिंक मत जवाब देना, आई डोंट वांट जिंक। सबसे बड़ा कौन, स्कैंडियम। जिंक कभी भी ट्रेंड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, चलेगा। अब मैंने आपको दे ही 4 ऑप्शन दी, एक स्कैंडियम दे दिया आपको, एक मैंगनीज दे दिया, एक कॉपर दे दिया, एक जिंक दे दिया, तो वहां नहीं फैल सकते आपने क्यों पूछा,
हम पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी ट्रेंड के बारे में आपने बात करनी है, जिंक को जरा साइड में रखिएगा। तो सबसे बड़ा अगर पूरे में देखूं तो कौन है? जिंक। और बड़ा होने की वजह क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सब कुछ ही फुलफिल्ड है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, फैल गया साइज में। जिंक से ज्यादा बड़ा स्कैंडियम है, सॉरी स्कैंडियम। अगर कोई रीजन जानना चाहे, ऑल दो इसमें रीजन से बचना है ही नहीं कोई रीजन, ऑल दो आप ढूंढ लेंगे, तो मैं चाहूं मेरी क्लास ढूंढे स्कैंडियम सबसे बड़ा क्यों? यस, साइज बढ़ेगा किस वजह से? शेल बढ़ने से। आउटर शेल तो फिक्स है जी, 4s। क्या चीज बढ़ रही है? सिर्फ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज तो श्रिंक ही होगा ना, साइज बढ़ाने वाला फैक्टर तो है नहीं। इसको लिखना मत बालकों। 2+ के साइज में सबसे बड़ा कौन सा? याद करिए, दोनों, क्रोमियम और मैंगनीज। ये बात हजम मुश्किल होती है, दोनों सबसे बड़े, यस। और सबसे छोटा कौन सा? निकल। निकल दोनों में सबसे छोटे में है। देखना ऊपर में सबसे छोटा कौन है? सबसे ऊपर जो मैंने बना रखा है निकल, मैंने नीचे लिखा है ना, तीनों में स्मॉलेस्ट के आसपास पहुंच रहा है निकल। आसपास क्या एक्चुअली में, तो इस तरह से अगर डिस्कशन हो जाए, आप याद रखें, तो ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चा छोड़ के जाता है। इंटरेस्टिंग। और मुझे नहीं लगता यहाँ आपका कोई भी हाथ उठना चाहिए डाउट के लिए, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको यहाँ डाउट नहीं आना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या, याद दिला देती हूँ। वैलेंस शेल में सबसे लूजली बाउंड आखिरी इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। पी ब्लॉक में बहुत पढ़ लिया इसको। मैं आपसे कहना चाह रही हूं, जैसे जैसे मैंने देखा इसमें जनरली साइज घट रहा था, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब नोट करने के बजाय पहले सुनिए फिर नोट करना है, क्योंकि ये सारा आपने कराना है, मैंने यहां कुछ नहीं कराना। आपके जवाब आएंगे तो मुझे पता लगेगा मैं अगले टॉपिक पे जाऊं कि नहीं। कॉपर और क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, क्यों? कॉन्फ़िगरेशन बनाए बिना इस चैप्टर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे टिल एंड। कॉन्फ़िगरेशन बताती है, मुझे बताइए क्यों भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इतना महंगा क्यों पड़ रहा है? या तो आप निकाल रहे हो एग्जैक्टली फुल फील्ड से, या आप निकाल रहे हो एग्जैक्टली हाफ फील्ड से। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रेजिस्ट करेंगी, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जिंक और मैंगनीज दोनों में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको या तो एक बहुत फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। बहुत ही स्टेबल बन जाएगा इनका M2 पॉजिटिव, बड़ी खुशी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो +2 बहुत स्टेबल है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये सवाल आने हैं यहां से। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कोई इसको पीरियोडिसिटी में डाल दे, कोई इसको कहे नहीं है तो रेडॉक्स में आएगा जी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है इलेक्ट्रो रेडॉक्स में, कोई कह देगा D&F में आया। इसका कोई चैप्टर नहीं आप लगा पाओगे जब आएगा। आयरन की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या विचार है? वो लोग बताएं जो नोट नहीं कर रहे, जो नोट कर रहे हैं वो करते रहें। आयरन की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कि कम? क्यों अविनाश? हम कम क्यों? होनी चाहिए बताओ नैतिक, वृंदा। हम कम होनी चाहिए क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा। कम होनी चाहिए। वृंदा, आर यू गेटिंग थिंग्स? यस मैम। ओके, तो आयरन में यहां से अविनाश से आया मेरे पास रीजन, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हल्की सी होगी। क्यों? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। कहना मत पीरियोडिसिटी रिवाइज नहीं कराया, सब कुछ करा डाला है, कुछ पी ब्लॉक में कुछ डी ब्लॉक में। तो अगर मेरे से कोई पूछे मैंगनीज और जिंक की थर्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि थर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है? मैंगनीज के 3d5 से निकालने की तुम कोशिश कर रहे हो और जिंक के 3d10 से निकालने की कोशिश कर रहे हो, हाई तो होनी है, राइट? सेम इज दिस। ये दोनों केसेस नोट करिए बस। इस चैप्टर को अलग पढ़ाया ही क्यों गया? अब तक का तो पीरियोडिसिटी में पढ़ा दिया होता। इसको अलग पढ़ाने की एक ही वजह है, वो है इस एलिमेंट, इस ग्रुप,
इस पूरे सेक्शन की एक बहुत बड़ी खूबी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ना हम इसको रिडॉक्स में कवर कर पाए, ना हम इसको पीरियोडिसिटी में। अलग लाने की वजह यही, आपको अभी 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा, कुछ और है ही नहीं सिवाय ऑक्सीडेशन स्टेट्स के। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, दे शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब है इस वेराइटी का, थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बट अभी पॉइंटर्स आ जाएं मेरे पास क्या क्या बात करनी है। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? अच्छा मेरे को बताइए जरा, ग्रुप 14 क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी ग्रुप 14 की? समर, केशव, ग्रुप 14 की क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी? पी ब्लॉक ग्रुप 14, सॉरी +4 और +2। नीचे वाले +4 नहीं दिखा पाते थे क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट था। नाइट्रोजन फैमिली की होती थी +5 +3, -3 भी होती ऑब्वियसली। नीचे वाले +5 क्यों नहीं दिखा पाते थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद आ गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वो वेरिएबल नहीं था, वो था सिर्फ 2। यहां 2 पे तो बात रुकनी नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब दिखाई जा सकती हैं? चेक, सारा कुछ मत लिखिए, साथ साथ लिखिए, समझते समझते। एक्चुअली में मेरे हिसाब से तो इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी, +2। मुद्दा समझिए, सारा चैप्टर इस पे है। NH2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों लूज होने चाहिए थे। +2 इसकी मोस्ट पॉपुलर है पूरी 3D 4D 5D 6D सीरीज में, एग्रीड। बट नॉट ओनली +2 के बाद ये भी नहीं छूटते, और आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देख चुके हो, राइट? आपने देखा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आमतौर पे मिली हैं, +3 भी मिली हैं आपको। कोऑर्डिनेशन में आपको +5 +6 +7 +8 नहीं मिली, वो अब मिल जाएंगी। तो आप देखिए कितनी सारी बोल दी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों अंदर वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? आज तक मैंने ये सुना था केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर कोर एज इट इज रहता है, इनर कोर को हाथ भी नहीं लगाते हम, यही सुना हमने। कार्बन के 4 बॉन्ड क्यों हैं? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर उससे आगे क्यों गई बात? तो पहला असर्शन रीजन मेरे को मिलता है, वाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज इसके वैलेंस शेल की और पेनल्टीमेट शेल की दोनों की एनर्जी बाई चांस कंपेरेबल है। दे हैव कंपेरेबल एनर्जीज, और अगर कंपेरेबल एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी की डिमांड में फिर 2 पे क्यों रुकेगा ये? जब बाकियों को भी उतनी ही एनर्जी चाहिए, बस हमें अनपेयर करो और ले जाओ, हमारा मेटल हमको रखना नहीं चाहता, तो उतने में फिर बॉन्ड बनना तो नेचर में फेवर्ड है, तो बन जाएंगे, और डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते जाएंगे, बॉन्ड्स बनते जाएंगे। कंपेरेबल एनर्जी ऑफ बोथ वैलेंस शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल। ये पेनल्टीमेट वर्ड डालिएगा इसमें, वैलेंस शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल, बहुत जरूरी होगा, कीवर्ड है यहां का। दोनों की एनर्जी का कंपेरेबल होना, या आप ये कह सकते हैं NS और N-1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी कंपेरेबल थी कि फर्क ही नहीं था दोनों ऑर्बिटल्स में, सारे एक साथ एक्सपोज थे, आ जाओ और रिएक्ट कर लो। एनर्जी बैरियर ही तो रोकता है इनर कोर को रिएक्ट करने से, यहां एनर्जी बैरियर कुछ खास था ही नहीं, कंपेरेबल एनर्जी। जितने खर्चे में NS यूज हो रहे थे, उतने ही खर्चे में 3D भी यूज होने लगे या 4D भी यूज होने लगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर विद ऑल द स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्ड एवरीवन? सेकंड और थर्ड पॉइंट लिखिए और मुझे बताइए, सेकंड, क्या सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या मतलब है इसका? डिफर बाय 1 यूनिट। पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट्स में गैप कितना होता था? +2 या +4, +3 या +5, और हेलोजन फैमिली में +1 +3 +5 +7, डिफर बाय 2 यूनिट्स। पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएबिलिटी डिफर बाय 2 यूनिट्स, डी ब्लॉक में वेरिएबिलिटी डिफर बाय 1 यूनिट। +2 +3 +4 +5 +6 ऑल आर पॉसिबल। इसका मतलब यस, ये अभी शो करूंगी, ये पॉइंटर्स हैं सिर्फ, अब आपको देखने होंगे वो पॉइंटर्स। तो सेकंड पॉइंट का मतलब है कि लगातार वाली है, यहां ये नहीं है कोई एक पेयर का फर्क आ रहा है, नहीं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मैं आपको पहले तो दिखा दूं। चेक, ये आपकी एनसीईआरटी का टेबल उतारा है मैंने, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है उनके लिए।
आप देखिए जिस कॉन्फ़िगरेशन को बोल्ड कर रखा है वो मोस्ट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये बोल्ड वाली है। अब मेरे को पास से थोड़ा गड़बड़ भी दिख सकता है, बट जितना मैं देख पा रही हूँ, आगे बहुत जूम हुआ है तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। ये है बोल्ड, जो बोल्ड कर रखी है वो है उसकी पर्टिकुलर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट क्या लगता है, जिंक को तो देखने की वैसी जरूरत भी नहीं है। मैंगनीज की वेरिएबिलिटी देखिए, +2 +3 +4 +5 +6 +Q। कॉन्फ़िगरेशन बताना इसकी। सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके कंपेरेबल एनर्जी है भाई, ले जाओ सारे। तो क्या मैं अब आने वाले पॉइंटर्स जो होंगे उसमें बिना ये डायग्राम दिखाए कह सकती हूँ जैसे जैसे मैं मिडवे की तरफ बढ़ती जा रही हूँ वेरिएबिलिटी बढ़ती जा रही है एंड इट मैचेस टू ग्रुप नंबर। मैंगनीज का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर बताओ। ये ग्रुप नंबर होता है 3 4 5 6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैचेस टू ग्रुप नंबर। हाईएस्ट, नॉट मैक्सिमम, रॉन्ग वर्ड। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैचेस टू ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर भी तो ऐसे ही निकालते थे, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो वही ग्रुप नंबर, एस और डी के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके वही उसकी। ये सारे पॉइंटर्स आ रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, 10 पॉइंटर हैं ये, बस दिखा रही हूं कि उस वक्त आपको पता लगे कि ये कहां जा रही है बात। ये सारे मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अप टिल मिडवे मैचेस टू ग्रुप नंबर। लेकिन मिडवे के बाद क्या हुआ, पेयर होने शुरू हो गए होंगे इलेक्ट्रॉन्स। यस, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो बहुत खर्चा मांगेगा, वो बहुत पैसा मांगेगा, अनस्टेबल हो जाएगी बात। जैसे जैसे मैं आगे जाती गई आफ्टर मिडवे वेरिएबिलिटी डिक्रीजेस और वो सब लॉजिक भूल जाएंगे हम, फिर नहीं है जी ग्रुप नंबर के हिसाब से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और जिंक नो वेरिएबिलिटी, इसीलिए इसको ट्रांजिशन में नहीं रख पाई मैं। एक और है जिसकी वेरिएबिलिटी नहीं है, स्कैंडियम, क्योंकि उसके पास बचा ही D1, वो +3 के अलावा क्या दिखाए। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखे वो पॉइंटर्स मेरे को बनाने और जो हिडन है वो बनाने। पॉइंट नंबर 3 एनसीईआरटी में मेंशन किया है, एग्जाम्पल भी लाइन में लिखा है, लेकिन उसको इस तरह से मेंशन कर गए हैं कि आपका ध्यान ही ना जाए और इस पे क्वेश्चन बनता है। तो पॉइंटर 3 जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे मैं डी ब्लॉक में नीचे जाती हूँ, पहले लिख लो चलो इत्मीनान से, क्योंकि ध्यान यहां रहेगा आपका, फिर लिख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए स्पेशली। जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम है और मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन है। ये वही टंगस्टन है जो मैंने पहले गलत बता दिया था मैंगनीज के नीचे, बट ये किसके नीचे आता है, क्रोमियम के नीचे। अब थोड़ी देर ध्यान नहीं देना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। प्लस यहां ऊपर क्या बताने की कोशिश की है, जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, 3d5 4s1। 3d5 4s1 ऐड कर दूं तो कितनी, 6। तो भाई +6 की बात हो रही है यहाँ पे। जो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी नीचे के मेंबर्स में ज्यादा होगी। जो मैं ये नीचे के मेंबर्स बोलती हूँ, आपकी एनसीईआरटी उसको हैवियर मेंबर बोलती है, क्योंकि उनका मोलर मास, एटॉमिक मास ज्यादा होता है। तो +6 की स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्रोमियम में कम होगी लेकिन टंगस्टन में बहुत ज्यादा होगी, यही मतलब है इसका। और ये लाइन आपकी एनसीईआरटी से उठा रही हूं मैं। शायद यही वजह है K2Cr2O7 is one of the strongest oxidizing agent known, which we are using extensively। redox titration हो, ऑर्गेनिक हो, कहीं भी हो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे टाइट्रेशन में तो इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि इसका अपना एक कलर है और ये सेल्फ इंडिकेटर बन जाता है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, +6। ये पॉइंटर क्या बता रहा है, क्रोमियम में +6 खास स्टेबल नहीं है। ये पॉइंटर तो यही बता रहा है कि क्रोमियम में इस ग्रुप में +6 की स्टेबिलिटी नीचे ज्यादा है, ऊपर बहुत कम है। शायद इसी वजह से क्रोमियम +6 से लौट के किस में आना चाह रहा है, मे बी +3। एक्चुअली तो +3 में ही आता है +6 से, क्योंकि क्रोमियम +6 को झेल नहीं पा रहा है, स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो बहुत जल्दी किसी से 3 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा
और उस चक्कर में क्या बनाना चाहेगा, क्रोमियम +3, और खुद क्या हुआ, रिड्यूस, सामने वाले को क्या किया, ऑक्सीडाइज। एक K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है, 2, दोनों के दोनों क्रोमियम +6 से किस में जा रहे हैं, +3। कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड रख रहे हैं, 6। 6 आयरन को एक झटके में ये रिड्यूस, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इसीलिए इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 6 आयरन एक झटके में लपेटेगा। ये मेरी अगली क्लास होगी K2Cr2O7 के ऊपर, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का हिस्सा है। यानी पूरा वो रेडॉक्स की बैलेंसिंग, पूरा रेडॉक्स टाइट्रेशन, सब कुछ अगली क्लास में लिया जाएगा, जितना ले सकेंगे। तो K2Cr2O7 के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह कौन है, क्रोमियम, क्योंकि उसका +6 इतना स्टेबल नहीं है। फिर मैंने उम्मीद करी शायद मोलिब्डेनम में भी ऐसा होता हो, मैं मोलिब्डेनम भी ले आऊं, ऐसा कंपाउंड बना दूं उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, मोलिब्डेनम में अगर आप देखेंगे +6, टंगस्टन में आप देखेंगे +6, क्वाइट स्टेबल, they don't want to get reduced, hence they are not good oxidizing agents। ये एप्लीकेशन आपके लिए हम थोड़ी सी इस तरह से लाए हैं कि एनसीईआरटी में जो छुपी हुई चीजें वो आपके पास आ जाएं। हाँ जी, देख लिया। आयरन की कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +2, +3, +4 और +6, दोनों इक्वली। ये बहुत बहुत झगड़ा पड़ना है इस बात का। बोथ आर बोल्ड, +2, +3 दोनों इक्वली स्टेबल हैं, ठीक है। कोबाल्ट में भी कुछ ऐसा ही है, निकल +2। तो अब आप देखिए जिंक इकलौता किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से कॉपर की सिर्फ 2 ही पॉसिबल हैं। और जैसे जैसे आप अगली सीरीज पे जाते जाएंगे आपको पता लग जाएगा सिल्वर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 आता कॉपर के नीचे, बट दिखाता एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। हर चीज के रीजन नहीं ले पाएंगे हम लोग, दिख गया सबको, ये इसकी आदत पड़ जाएगी, इसको अपनी एनसीईआरटी में कई बार आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही बेतुके सवाल पूछे गए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में। इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोट करो, बस रटो, याद करो, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर क्रोमियम की पूछ ली तो +3 और +6 दोनों देनी पड़ेंगी। दे आर क्वाइट स्टेबल अपनी क्रोमियम की बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंपैरिजन में, नीचे वाले मेंबर्स के कंपैरिजन में नहीं। ऐसे सवाल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में हैं, वी कैन नॉट हेल्प इट, आपको करना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में चौथा पॉइंटर क्या है, ये मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं, पूरा चैप्टर कर लिया आप तो वो आपके लिए नई बात नहीं है। मेटल कार्बोनिल्स में सारों ने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया, जनरल पॉइंटर्स हैं ये। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नहीं मिलती, कहीं एक आधी जगह मिलती हो तो रहने देना प्लीज, ये जनरल चल रहा है। ये जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है एनसीईआरटी का सिर्फ एक पेज है, ये टेबल मिला के एक एक छोटी छोटी लाइन में इंफॉर्मेशन छोड़ दी, एक इकलौता पेज है, टेबल भी उसी पेज में है, और हमें इतनी देर उसको लगती है जब हम करने लगते हैं। तो आप भी ये सोच लीजिए रोज 4 पेज एनसीईआरटी के पढ़ेंगे तो दैट विल बी इनफ। 4 पेज आपके लिए बहुत अच्छी वो देगा आउटपुट। सो स्कैंडियम से शुरू हुए जहां वेरिएबिलिटी 0 थी, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, और लैंड कहां की है, कॉपर, जहां पर वेरिएबिलिटी बहुत कम थी, +2 और +1। लेकिन आपने देखा उसमें +2 ज्यादा स्टेबल दिखा रखी है, शायद वो जो बोल्ड कर रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये इंफॉर्मेशन आई। अब E0 वैल्यूज, अब ये E0 वैल्यूज मेरे को क्या बताती हैं बच्चों, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। कोई भी मेटल है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसको सबलाइम करके गैशियस बनाएंगे, राइट। सॉलिड है, सॉलिड तो रिएक्ट नहीं करता, सॉलिड में से तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकती, तो सबसे पहले तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह लो या सब्लिमेशन कह लो। पहले तो मैं मेटल को क्या बनाऊंगी, गैशियस आइसोलेटेड एटम अलग अलग, उसके बाद इसमें से 1 या 2 या 3 जितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब मेरा मुद्दा क्या है, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर, यानी कि +2। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 लगेगी, उससे क्या बनेगा। इसके बाद क्या होता है, बहुत बार हो गई ये बात, कोई एक बार नहीं, हाइड्रेशन। ये +2 कोई चार्ज भी नेचर में स्टेबल नहीं है, नहीं टिक सकता चार्ज स्पीशीज, वो लौट जाएगा वापस, अनलेस कोई इंतजाम ना हो उसको स्टेबल करने का। तो यहां मेरे पास उसको स्टेबल करने का क्या इंतजाम है, उसको दे दीजिए प्लेंटी ऑफ वाटर, और वाटर आके उसके +2 चार्ज को
स्टेबलाइज करेगा, घेर लेगा, तब जाके ये हाइड्रेटेड आयन बनेगा। हाइड्रेशन आप जानते हैं। और डिसाइडर कौन होगा? हाइड्रेशन। ये छोटी छोटी एनर्जीज हैं और ये है दसियों गुना ज्यादा रिक्वायर्ड एनर्जी। डिसाइड इससे होना है। कहीं आपको लगे ना मैम ये तो गलत जा रहा है, ये इसका तो सब्लिमेशन भी उतना नहीं है, इसका आयोनाइजेशन भी उतना नहीं है, फिर भी ये बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? पक्का हाइड्रेशन ज्यादा नहीं होगा। डिसाइडर इसमें ये रहेगा। आप वजह इनमें नहीं ढूंढेंगे। पी ब्लॉक में हेलोजेंस में ये बात बहुत डिटेल में हुई थी। तो डिसाइडर तो वही रहने वाला है। और इन सब का प्रूफ कहां मिलता है तीनों का? कौन सी वैल्यूज में? ई नॉट। ई नॉट वैल्यूज इन तीनों का कंबरसम इफेक्ट है, मिला जुला इफेक्ट है, रिजल्ट है, जहां से मुझे पता चला। तो जरा ई नॉट वैल्यू वाली बातें नोट करिए। आप कंफ्यूज होने में सेकंड नहीं लगाओगे अगर आप इन चीजों को भूल गए हो तो। वो याद करते हैं। किसी की भी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है मतलब उस केस को जबरदस्ती उल्टा करके लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड लाने के चक्कर में। सारे मेटल्स के आगे हम नेगेटिव लगाते थे, यानी किसी भी चेंज के आगे नेगेटिव है मतलब वो चेंज पॉसिबल ही नहीं है, रेदर उसका उल्टा चेंज पॉसिबल है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ये तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते थे। यानी कि कभी भी आप देखोगे ई नॉट की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब वो चेंज इज लेस फेवरेबल, उसका उल्टा चेंज इज मोर फेवरेबल। तब आप सोचिए, आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। ई नॉट की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव मतलब उसका उल्टा चेंज इज मोर फेवरेबल। उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव उतना ही, और उतना ही पॉजिटिव तो उतना ही फेवरेबल। राइट? अगर डीपीपीज बचे तो आप पीछे वाली चेयर्स पे रख दीजिएगा, उसको लेके अब कंफ्यूज मत होइएगा क्या करूं। तो इसका ई नॉट का ग्राफ देखती हूं मैं फर्स्ट सीरीज के लिए। ई नॉट वैल्यू का ये मतलब मेरे को चाहिए तो मैंने लिख दिया। एनसीईआरटी से ये ग्राफ मिला। सिर्फ इतने ग्राफ को देखो, आसपास की रामायण को बिल्कुल मत देखो। क्या चीज आपको अटपटी दिख रही है इसके अंदर? सबसे पहले एक चीज अटपटी दिख रही है। अब ये कौन सी ई नॉट वैल्यूज हैं? दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली रिडक्शन पोटेंशियल इफ एनी मेटल कैटायन एक्सेप्ट्स टू इलेक्ट्रॉन। कोई मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कर रहा है तो वो पक्का उल्टा चेंज है, मतलब वो नहीं कर रहा। कोई मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए सबकी वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए थी। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक आया ऐसा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई, मींस दिस इज पॉसिबल। क्यों कॉपर के केस में, सॉरी ई लिख दिया, अब तो सारे मेटल्स हैं। क्यों कॉपर के केस में ये चीज पॉसिबल हो पाई? मेरी लंबी चौड़ी थ्योरी के बजाय अगर आप लोग बता सकें। कॉपर के केस में वैल्यू का पॉजिटिव आना मतलब M2+ ने दो इलेक्ट्रॉन बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करके M बनाया। एनीबडी, एनी रीजन, एनी लाइन? आर्यन, समीर? हाँ, तो एक बार हम बात करते हैं इसकी 2+ की। बताना कॉपर 2+ की क्या है? 3D9। 3D9 है। तो क्यों नहीं ये दो इलेक्ट्रॉन लपक के लेगा? एक तो फायदा हो रहा है क्या? 3D10 और 4s1। 3D9 से 3D10 जा रहा है तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अभी मैंने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की यहां बात ही नहीं करी, इसलिए आप ये नहीं कहोगे +1, में बात ही +2 की कर रही हूं। इकलौता कॉपर था इस पूरी 3D सीरीज में जो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को पॉजिटिव यानी ग्रीन फ्लैग दे रहा है कि आई एम ओके, मैं कर लूंगा। इसीलिए तो कॉपर की इनर्ट रेंज होती है। रेदर कॉपर इनर्ट मेटल्स में आता है। कॉइनेज फैमिली कहते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड को, क्योंकि इसके कॉइन्स ज्वेलरी यूटेंसिल्स बना करते थे, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करने वाले किसी से। क्यों नहीं करने वाले? ये तो खुद कॉपर बन के राजी है। ये तो अपनी 3D10 4s1 में खुश है। ले आओ कोई एसिड, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा एसिड से। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? लिसन, ये सारे क्वेश्चन दबा के मिलने वाले हैं अब आपको। क्यों कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा? तब मत कहना रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे था इसलिए नहीं। कॉपर किसी भी एसिड से क्यों रिएक्ट नहीं करता? एसिड से रिएक्ट करने के लिए कॉपर को
एसिड के H+ के बदले अपना Cu2+ भेजना पड़ेगा। वो Cu2+ भेजना ही नहीं चाहता, वो तो उल्टा कह रहा है मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दो, मैं कॉपर बना के बैठूंगा। तो यहां इतना लंबा चौड़ा थ्योरी जो हम पढ़े, उससे पहले जो लोग नोट करने लगे प्लीज सुन लेना। आपके पास अब, और ये मेरी अगली क्लास में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अब आपके पास ये सवाल आया कॉपर HCl से क्यों रिएक्ट नहीं करता। आप क्लास 10th की एक्टिविटी सीरीज नहीं दोगे, इसकी E0 वैल्यू ये है, नहीं दोगे। शुरुआत जरूर होगी बिकॉज इट्स E0 वैल्यू इज पॉजिटिव, सो व्हाट, E0 वैल्यू पॉजिटिव है, इट शोज इट इज गोइंग टू रिड्यूस इटसेल्फ। कॉपर 2+ कॉपर बनना चाह रहा है, ना कि कॉपर कॉपर 2+ बने। ये सपोर्ट ही नहीं हो रहा E0 वैल्यू से। ये इसीलिए यहां से H को डिस्प्लेस करके CuCl2 नहीं बना सकेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आप कैसे जवाब दोगे इसका? आप E0 वैल्यू दे रखी है, आप सेल बना दोगे और इसका EMF बता दोगे, क्या आया? नेगेटिव। हाइड्रोजन का तो 0 पता ही है आपको, कॉपर का मैं क्वेश्चन में दे रही हूं। आप इसका E0 क्या दिखा दोगे? नेगेटिव। नेगेटिव आया, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए कॉपर एसिड से रिएक्ट नहीं करता। आप कर लो एसिड को स्टोर कॉपर के बर्तन में, चलेगा। ये सारे क्वेश्चन हमने वहां भी किए। तो मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूं कनेक्ट किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस चैप्टर का। उसके बाद यानी इस ग्राफ से आपके ये 3 ऑब्जर्वेशन बनते हैं। नाउ आई वांट कि आप ग्राफ बनाएं और 3 ऑब्जर्वेशन बनाएं। पहली ऑब्जर्वेशन के नीचे मैंने उसका रीजन भी लिखा है कि कॉपर 2+ क्यों कॉपर 2+ की तरह रहने में रेजिस्ट कर रहा है। असली सवाल तो ये भी बनता है, ठीक है E0 वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो थी, बट क्या दिक्कत हो रही है इसको? 3D9 इज वेरी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 3D10। तो 3D9 जंप करके किस में जाना चाहेगा? 3D10। उसके चक्कर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और करते करते 2 एक्सेप्ट हो गए। क्या प्रॉब्लम है? ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एसिड से रिएक्ट कर जाए और CuCl2 बना दे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? कॉपर 2+ बनाने के लिए कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, एक 4s1 और एक 3D10 से एक। उसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिमांड है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, विच इज नॉट बीइंग कॉम्पनसेटेड। कि कॉपर को 3D9 में रहने देने में क्या प्रॉब्लम है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिमांड इतनी ज्यादा, कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन, और ये आपके बोर्ड्स में आएगा, आपको इसको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखना है। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखना, समझ आता है? छोटे छोटे बुलेट्स लिखे हैं, समझ आता है क्या बताना चाह रही हूं? सेकंड ऑब्जर्वेशन, अगर स्कैंडियम से जिंक जाऊं तो जैसे जैसे आगे जाती जा रही हूं वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी लेस नेगेटिव होती जा रही है। लेस नेगेटिव होने का मतलब इसका उल्टा चेंज इज मोस्ट पॉसिबल। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है? ग्राफ अब आपके पास है, इसलिए मैं ग्राफ की टेंशन नहीं ले रही, आप अपनी कॉपी में देख लेंगे। जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से आगे बढ़ती जा रही हूं, ग्राफ जो है 0 की लाइन की तरफ बढ़ता जा रहा है। जनरली वो एक आधे नीचे डिप शिप छोड़ देना, नहीं कर सकते हम। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूं ग्राफ में साफ दिखाई दे रहा है वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस नेगेटिव का मतलब हुआ बिकम्स मोर फेवरेबल। वो चेंज फेवरेबल होता जा रहा है। कौन सा चेंज? मेटल के आयन के रिड्यूस होने का चेंज। मेटल जो रिड्यूस होता नहीं है उसके आयंस के रिड्यूस होने की इच्छा बढ़ती जा रही है। अगर आप इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें, अगर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब मेटल इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं कर रहा। इट्स अ न्यूज टू अस। मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसकी इच्छा है भाई मेरे को दे ही दो वापस मेरे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कब होगा? जब ये स्टेट एक्सपेंसिव होती जाएगी। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। +2 में रहने के लिए हो ना हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का खर्चा बढ़ रहा हो, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं, जनरली साइज डिक्रीज, साइज भी छोटा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे जैसे मैं आयरन के बाद निकल कोबाल्ट इस साइड जा रही हूं
आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मेटल के लिए इस स्टेट में रहना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, इसीलिए वो फिर भी चाह रहा है थोड़े से खर्चे से अगर मेरे को वहां पे पहुंचा दो। आई डोंट वांट टू स्टे इन M2+ एज कंपेयर टू टाइटेनियम। इट डज नॉट मीन आप कह दो जी ये तो रिड्यूस होने शुरू हो गए। एज कंपेयर टू टाइटेनियम आयरन +2 उतना स्टेबल नहीं होगा। आयरन का +2 और टाइटेनियम का +2 या क्रोमियम का +2, क्रोमियम का विल बी मोर नेगेटिव, आयरन का विल बी लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब मोर फेवरेबल। तो मोर फेवरेबल क्यों हो गया आयरन क्रोमियम के मुकाबले? साइज छोटा था जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, थोड़ा सा उसको खर्चा बढ़ गया। यहां सेकंड ऑब्जर्वेशन पे मैं आज की क्लास एंड कर रही हूं।